सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और आप सभी को पता है 4th ग्रेड एग्जाम के लिए हमने चाणक्य सीरीज है कंप्यूटर की वो स्टार्ट कर रखी है, जिसमें मैं आपको टॉप 200 MCQ क्वेश्चन करवाने वाला हूं। और आज हमारी इसकी लास्ट क्लास है और इसके बाद ये हमारी कंप्यूटर की पूरी चाणक्य सीरीज है वो कंप्लीट हो जाएगी। और इससे पहले देखिएगा हमारी 9 क्लासें हो चुकी है, वो आप देख लेना। आपको हमारे चैनल पे कंप्यूटर MCQ 4th ग्रेड एग्जाम के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और इसके अलावा देखिएगा इससे पहले अपन राजस्थान भूगोल है वो भी चाणक्य सीरीज के माध्यम से कंप्लीट कर चुके हैं और इसकी 33 क्लासें हैं, वो भी आप देख लेना। इसमें आपको जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए हैं वो कंप्लीट करवाए गए हैं और उनके जितने MCQ क्वेश्चन बन सकते हैं उन टॉपिकों से वो बना के आपको अलग अलग क्लासों में करवाए गए हैं। तो ये 33 क्लासें वो भी ज़रूर देख लेना। और आज अपन इस लास्ट क्लास में 25 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो कंप्यूटर के देखने वाले हैं और ये अलग अलग टॉपिकों के मिक्सअप क्वेश्चन है वो रहने वाले हैं। तो देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन, ये वास्तव में जो इंटरनेट पे जैसे अपन सर्च इंजन पढ़ते हैं, वेब ब्राउज़र पढ़ते हैं, इसके अलावा इंस्टेंट मैसेजिंग वाली या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जो ऐप पढ़ते हैं उनसे संबंधित जो क्वेश्चन है ये देखिएगा पहला, कि निम्नलिखित में से कौन मूल रूप से एक त्वरित संदेशवाहक है। त्वरित संदेशवाहक का मतलब होता है इंस्टेंट मैसेजिंग, ठीक है। अब ये कौन सा ऐसा ऐप है जिस पे अपन इंस्टेंट मैसेजिंग का काम करते हैं? क्या फेसबुक पे काम करते हैं? तो आप देखेंगे फेसबुक पे पोस्ट वगैरह होती है, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से इस पे चैट भी होती है, लेकिन ये मूल रूप से त्वरित संदेशवाहक नहीं है। इसी प्रकार इंस्टाग्राम पे रील भी देखते हैं और साथ में चैट करते हैं। ट्विटर पे अपन पोस्ट डालते हैं और चैट भी कर लेते हैं, लेकिन व्हाट्सएप है वो एक मूल रूप से इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है, ठीक है। ये त्वरित संदेशवाहक जिसे शॉर्ट में IM बोलते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग, याद रखिएगा। शॉर्ट फॉर्म है ये, फुल फॉर्म भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, निम्नलिखित में से VPN का पूर्ण रूप क्या है? अब जिन साथियों ने PUBG खेला होगा, तो PUBG भारत में बैन हुआ था तो उस टाइम बहुत सारे साथी वो VPN लगा के खेलते थे। तो वो VPN है, आपने कभी सोचा कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये किस काम आता है? तो VPN वास्तव में क्या होता है कि आपका जो नेटवर्क है उसको एक सिक्योरिटी प्रदान करता है, ठीक है। तो VPN की फुल फॉर्म होती है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, यानी C नंबर ऑप्शन है वो हमारा राइट हो जाएगा, C नंबर ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा कि कौन सी तकनीक वायरलेस माध्यम का उपयोग करके अन्य नोड्स के बीच एक मोबाइल नोड के इंटरनेट एक्सेस को साझा करने की अनुमति देता है। यानी आपको क्या करना है, एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में इंटरनेट चलाना है, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, किस वायरलेस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे? तो जैसे आपने बहुत बार किया होगा कि आपके पास नेट नहीं है, आपके दोस्त के फ़ोन में नेट है, तो आप क्या करते हैं, हॉटस्पॉट मांगते हैं उससे। तो वो हॉटस्पॉट के माध्यम से क्या है कि आपके फ़ोन में भी इंटरनेट है उसकी एक्सेस हो जाती है। तो यहाँ पे D नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। समझ में आई बात? यानी ये बात हो रही है हॉटस्पॉट की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है वो रिपीटर के बारे में है। अब देखिएगा मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि जब अपन कोई नेटवर्क है, इंटरनेट नेटवर्क, उसको स्थापित करते हैं तो उसके लिए अलग अलग चीज़ें अपन को चाहिए होती है। जैसे रिपीटर है, राउटर है, हब है जिसे सर्वर बोला जाता है, या स्विच है, ये सारी चीज़ें वो चाहिए होती है इंटरनेट नेटवर्क स्थापित करने के लिए। और यहाँ पे पूछा गया रिपीटर के संबंध में कि रिपीटर के संबंध में ये जो 4 कथन दिए गए हैं इनमें से कौन से सही है? तो पहला कथन है ये डेटा पैकेट वितरित करता है। तो याद रख लेना, जो नेटवर्क जब अपन स्थापित करते हैं उसमें जो डेटा पैकेट वितरित करने का कार्य होता है ना, वो स्विच का होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब पहला रिपीटर के संबंध में नहीं है। दूसरा देखिएगा, रिपीटर सिग्नल को बढ़ावा देने के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली में जुड़ा होता है। तो ये बिल्कुल सत्य है। यानी याद रख लेना, रिपीटर का काम क्या होता है, जो सिग्नल है उनको एक्सटेंड करता है, विस्तारित करता है, यानी सिग्नल को बढ़ावा देने का काम है वो इसका होता है और ट्रांसमिशन प्रणाली में ये जोड़ा जाता है। तो ये बिल्कुल सत्य कथन है। तीसरा कथन, ये डेटा को एक विशिष्ट कंप्यूटर को भेजता है। नहीं, ये डेटा है वो अलग अलग कंप्यूटर्स को भेजता है, कोई स्पेसिफिक कंप्यूटर है उसको नहीं भेजता है, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा ये कथन है वो गलत हो जाएगा। चौथा कथन, इसका उपयोग वायरलेस सिस्टम पर भी किया जा सकता है, बिल्कुल। तो यानी हमारा B और D है वो रिपीटर के संबंध में सही है, ठीक है। तो यहाँ पे B और D यानी केवल B और D यानी C नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। उससे पहले मैंने राउटर का नाम लिया कि राउटर है वो क्या होते हैं। तो याद रख लेना, सिग्नल को एक्सटेंड तो करता है रिपीटर, लेकिन राउटर क्या होता है कि जो सिग्नल है उनको रास्ता दिखाता है कि आपको कौन से रास्ते से होके जो आपकी मंजिल है उस तक पहुंचना है, ठीक है। तो वो राउटर्स
सिग्नल्स को रास्ता दिखाने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं कि डीएनएस का अर्थ है। तो हमने पिछली क्लास में भी ये चर्चा की थी, यानी 8वीं क्लास में, पिछली क्लास में क्या 8वीं क्लास में चर्चा की थी, और मैंने आपको बताया था डीएनएस यानी डोमेन नेम सिस्टम जो क्या करता है, जो डोमेन नेम होता है उसको आईपी एड्रेस है उसमें ट्रांसलेट करके देता है। तो ये डीएनएस का मतलब डोमेन नेम सिस्टम, यहाँ पे ये फुल फॉर्म पूछी गई है। डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा कि डोमेन नाम इंटरनेट पर प्रत्येक वेबसाइट को दिए जाने वाला एक अनूठा नाम है। तो आपसे पूछ ले कि डोमेन नेम क्या है, तो ये जो भी आप कोई वेबसाइट इंटरनेट पे बनाते हैं तो उसको एक दिया जाने वाला एक यूनिक नेम है, ठीक है। और डोमेन नाम का जो अंतिम भाग होता है ना उसको डोमेन एक्सटेंशन के रूप में जाना चाहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस डोमेन नेम के किस भाग को डोमेन एक्सटेंशन के रूप में जाना जाता है, तो डोमेन नेम के अंतिम भाग को। और अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन किसी सरकारी वेबसाइट का डोमेन एक्सटेंशन है। तो देखिएगा आप सभी को पता है कोई सरकारी वेबसाइट होगी तो उसके अंत में क्या लिखा होता है, .gov, यानी गवर्नमेंट वेबसाइट को ये प्रदर्शित करता है, ये इसका क्या डोमेन एक्सटेंशन है। इसी प्रकार मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि .com अगर लिखा होता है तो वो कॉमर्शियल यानी व्यावसायिक जो संगठन या वेबसाइट है उसको प्रदर्शित करता है, ठीक है। और .net लिखा होता है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, कोई नेटवर्क संगठन है उसको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा सी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा कि इंटरनेट एक्सेस तकनीकों के संदर्भ में DSL का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिएगा जो ब्रॉडबैंड होता है ना, आपके घर में आपने अगर किसी साथी के घर में ब्रॉडबैंड लगा होगा तो उसको तो पता होगा कि जो ब्रॉडबैंड होता है वो हाई स्पीड डेटा के लिए अपन घर में लगवाते हैं, और जो ब्रॉडबैंड के माध्यम से हाई स्पीड डेटा हमारे आता है वो इन DSL ये लाइन होती है, यानी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, यानी केबल्स टाइप, उनके माध्यम से आता है, ठीक है। तो ये इंटरनेट एक्सेस की एक तकनीक है और इसकी फुल फॉर्म होती है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इसका इस्तेमाल टेलीफोन लाइनों में भी किया जाता है, एंड टेलीफोन की जो लाइनें होती हैं वो इन्हीं तकनीक के माध्यम से जुड़ी होती है, और ब्रॉडबैंड में भी जो इंटरनेट एक्सेस हो रहा है वो इन्हीं लाइन्स के माध्यम से होता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन इनको बोला जाता है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि URL के 2 मूल भाग कौन से हैं। URL की फुल फॉर्म आप सभी जानते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और देखिएगा मैंने आपको ये भी बताया था कि URL क्या होता है कि कोई भी वेबसाइट है उसका पता होता है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा जो 2 मूल भाग हैं वो एक तो होता है प्रोटोकॉल और दूसरा होता है डोमेन नेम, यानी डी नंबर ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा कि इनमें से किस कंपनी ने इंटरनेट एक्सप्लोरर लॉन्च किया। अब देखिएगा मैं आपसे पूछूंगा कि इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, और मैं आपको बता देता हूँ ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विकसित किया था। अब आपको ये बताना है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर वास्तव में है क्या, वेब ब्राउज़र है, सर्च इंजन है, या इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है, या कुछ और है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा कि आर्ची नामक पहले सर्च इंजन के संस्थापक कौन थे। तो देखिएगा जब अपन सर्च इंजन पढ़ते हैं तो उसमें अपन अलग अलग सर्च इंजन्स के नाम पढ़ते हैं, और सर्च इंजन में अपन क्या पढ़ते हैं, गूगल है, याहू है, बिंग है, बाइडू है, ask.com है, इस प्रकार के सर्च इंजन पढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहला सर्च इंजन है वो कौन सा है, तो आपसे पूछे तो याद रख लेना पहला सर्च इंजन है वो है आर्ची, और इसको बनाया गया था 1990 में, ये भी याद रखिएगा। और इसके संस्थापक कौन थे, एलन एमटेज। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सी नंबर ऑप्शन है वो हमारा राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो फर्स्ट वर्जन है वो किस वर्ष लॉन्च किया गया। तो याद रखिएगा मैंने आपको बताया था कि विंडो का पहला संस्करण 1985 में लॉन्च हुआ था, और उसके 2 साल पहले यानी 1983 में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसका फर्स्ट वर्जन है वो लॉन्च हुआ था। तो याद रखिएगा, ऐसे जोड़ के एक तरीका बताया कि आप याद रख सकते हैं, बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा कि MS एक्सेल 2016 में वर्कशीट का नाम बदलने के लिए अधिकतम कितने वर्णों का उपयोग किया जा सकता है। तो देखिएगा कोई भी वर्कशीट है एक्सेल में और उस वर्कशीट का नाम होता है वर्कशीट 1 ऐसे लिखा होता है, तो अगर आप उसका नाम चेंज करना चाहते हैं और उस वर्कशीट का जो नाम आप लिख रहे हैं वो अधिकतम कितने कैरेक्टर इस्तेमाल करके आप लिख सकते हैं। जैसे फाइल नेम देते हैं ना, तो वास्तव में वर्कशीट वहाँ पे आप सेव कर रहे हैं तो वो वर्कशीट का नाम है। जैसे मान लीजिए आपने वर्कशीट में या अन्य कोई आपने वर्कशीट में ऐसा डेटा बनाया, जैसे कोई डेटा है वो स्टूडेंट्स की अटेंडेंस से संबंधित है, तो आप उसको अब नाम देते हैं स्टूडेंट अटेंडेंस, ठीक है। अब आप उसको मैक्सिमम कितने कैरेक्टर में लिख सकते हैं कि जैसे स्टूडेंट अटेंडेंस फॉर क्लास 6
7 ऐसे करके लिखो, तो वो अधिकतम आप कितने करेक्टर उसमें लिख सकते हैं, तो 31 यानी 31 करेक्टर है वो आप उसमें लिख सकते हैं। 31 करेक्टर से ज़्यादा आप उस वर्कशीट का नाम है वो नहीं लिख सकते, ठीक है। मैक्सिमम 31 वर्ड ही यूज किए जा सकते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन हमारा इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन MS वर्ड 2007 में मेन्यू बार का विकल्प नहीं है। तो देखिएगा MS वर्ड है उसका जो मेन्यू बार आपने देखा होगा उसमें अलग अलग ऑप्शन होते हैं, जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, व्यू, रिव्यू, ये सारे क्या होते हैं उसमें अलग अलग मेन्यू होते हैं। तो उसमें आप देखेंगे इंसर्ट भी होता है, होम भी होता है, पेज लेआउट भी होता है, ठीक है। इसके अलावा फाइल भी होता है, लेकिन इंटरनेट नहीं होता है। तो सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कि MS एक्सेल 2013 में एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर है वो हो सकते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है कि कोई एक सेल है यानी जहाँ पे रो और कॉलम मिलते हैं, इन दोनों का जो मिलान बिंदु उसको सेल बोलते हैं। तो एक सेल में अपन जैसे लिखते हैं, जैसे मैक्सिमम कितने अक्षर है वो लिख सकते हैं। तो याद रख लेना 32,767 अक्षर है वो अपन एक सेल में लिख सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ए नंबर ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और आपको ये याद रखना है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा कि MS एक्सेल में अगर आप कोई भी सेल है उसमें तारीख, वर्तमान तारीख है वो इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप कौन सी शॉर्टकट की है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो याद रख लेना कंट्रोल प्लस सेमी कोलन, ठीक है। ये सेमी कोलन का निशान है, हिंदी में लिख भी देता हूँ, सेमी कोलन, ठीक है। कोलन का निशान मैंने आपको बताया था कि 2 बिंदी होती है ऐसे, ठीक है। इसमें अगर आप ऐसे कर देते हैं एक बिंदी और ये कोमा का निशान तो ये सेमी कोलन हो जाता है, ठीक है। अब देखिएगा ये तो हो गई कि सेल में अपन को वर्तमान तारीख इंसर्ट करनी है। अगर सेल में अपन को वर्तमान समय वो दर्ज करना है MS एक्सेल में या सेल में, तो इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल होगी। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कोलन, ठीक है। वहाँ पे तो तारीख के लिए तो अपन कंट्रोल प्लस सेमी कोलन है उसको प्रेस करते हैं, लेकिन समय जब टाइम अगर अपन को दर्ज करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कोलन तीनों का इस्तेमाल करेंगे, यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा MS ऑफिस में रिप्लेस के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लेना और याद भी कर लेना। जैसे मैंने आपको एक बताया हाइपर लिंक, अगर अपन को हाइपर लिंक है वो इंसर्ट करना है तो इसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस के। मैंने लास्ट में ये बताया था कि लास्ट वाला होता है इसका। और याद रख लेना कंट्रोल प्लस H अगर अपन प्रेस करेंगे इसका मतलब किसी चीज़ को अपन को रिप्लेस करना है, उसके लिए कंट्रोल H का इस्तेमाल करेंगे। तो बी नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अन्य जो ऑप्शन दिए गए हैं वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बहुत ही आसान है। आप बताएंगे कि अन्य जो कंट्रोल प्लस F है ये फाइंड के लिए होता है, और कंट्रोल प्लस C और V मुझे आप बताएंगे किसके लिए होते हैं। बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा कि पावर पॉइंट स्लाइड में स्पीकर नोट्स बनाने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है। देखिएगा जो पावर पॉइंट होता है उसमें अपन अपनी कोई प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, उसमें अलग अलग स्लाइडें होती हैं। तो स्लाइड में अपन जो प्रेजेंटेशन कर रहा है बंदा वो क्या करता है, अपना स्पीकर नोट्स बनाता है। जो सामने जो बैठे हैं उनको नहीं दिखता, वो स्पीकर नोट्स उसी के लिए होता है जो उस प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो वो अपना स्पीकर नोट्स तैयार करता है, वो उसी को सुनाई देता है, ठीक है। और ये किस ऑप्शन के माध्यम से अपन स्पीकर नोट्स को यूज कर सकते हैं, नोट्स व्यू के माध्यम से, ठीक है, न कि साउंड नोट के माध्यम से। यानी कौन सा ऑप्शन है, नोट्स व्यू, उसमें जाके अपन स्पीकर नोट्स हैं वो बना सकते हैं, ठीक है। तो डी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा MS पावर पॉइंट 2007 में विकल्प हाइड स्लाइड का उपयोग होता है। प्रेजेंटेशन के दौरान सिलेक्टेड स्लाइड्स को हाइड करने के लिए, एडिटिंग के दौरान सिलेक्टेड स्लाइड्स को हाइड करने के लिए, या प्रिंटिंग के दौरान सिलेक्टेड स्लाइड्स को हाइड करने के लिए, या डिलीटिंग के दौरान सिलेक्टेड स्लाइड्स को हाइड करने के लिए। अब देखिएगा हाइड स्लाइड है, इसका मतलब कि स्लाइड है वो हाइड हो रही है, छुप रही है। अब किस दौरान, तो याद रख लेना प्रेजेंटेशन के दौरान अगर कोई स्लाइड्स है उसको हाइड करना है तो अपन हाइड स्लाइड वाला ऑप्शन है उसको इस्तेमाल करते हैं। ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा कि ब्लूटूथ किस प्रकार के नेटवर्क का उदाहरण है। तो अब आप देखेंगे एक होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क जिसको शॉर्ट में पैन बोलते हैं, और एक होता है लोकल एरिया नेटवर्क जिसको लैन बोलते हैं, एक होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी VPN, और एक होता है वाइड एरिया नेटवर्क।
तो ये सारी फुल फॉर्म्स भी आप याद रखेंगे। और याद रख लेना जो ब्लूटूथ है ना वो पर्सनल एरिया नेटवर्क है, ये अपने पर्सनल यूज के लिए होता है ब्लूटूथ। ये थोड़ी है कि आप ब्लूटूथ इतनी बड़ी रेंज में होता है कि ये लोकल एरिया किसी एक गांव या कोई लोकल एरिया है 10-15 गांव में उसमें क्या है ब्लूटूथ जुड़ सकते हैं, नहीं। ब्लूटूथ की रेंज भी बहुत ही है ना 10-15 मीटर की होती है, उसके बाद आप ब्लूटूथ है उसकी स्पीड बिल्कुल कम हो जाती है। तो ये पर्सनल एरिया नेटवर्क के रूप में काम करता है। ए नंबर ऑप्शन है वो इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ माउस, लाइट पेन, कीबोर्ड, तीनों ही इनपुट डिवाइस है। जब मैं बात करता हूँ VDU की, यानी मैं बात कर रहा हूँ मॉनिटर की, मॉनिटर एक प्रकार का क्या है आउटपुट डिवाइस है और इसकी फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, याद रखिएगा। यानी ये एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, न कि इनपुट डिवाइस। तो ये हमारा ऑप्शन है डी नंबर ऑप्शन, वो राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा कि निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। टच पैड याद रख लेना एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल स्कैनर, अब देखिए स्कैनर आ गया तो वो ऑप्टिकल भी हो सकता है या अन्य प्रकार का भी हो सकता है, लेकिन स्कैनर है तो इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड ये ऊपर पढ़ के इनपुट डिवाइस है, लेकिन माउस पैड ये इनपुट डिवाइस नहीं है। माउस इनपुट डिवाइस है, लेकिन माउस पैड क्या होता है जो नीचे आप देखते हैं ना गद्दे टाइप होता है, वो क्या होता है माउस पैड होता है। जो माउस है वो उसको सपोर्ट कराता है, यानी अपन जब कर्सर हिलाते हैं तो अगर सरफेस है वो सीधा रफ होगा या सीधा अपन नीचे सरफेस पे उसको माउस को इधर उधर करेंगे, कर्सर को हिलाएंगे तो वो नहीं हिलेगा। लेकिन माउस पैड के ऊपर रख के अगर माउस को अपन इधर उधर हिलाते हैं तो कर्सर है बड़ा ही स्मूथली काम करेगा। तो इसलिए माउस पैड होता है। माउस पैड वास्तव में वो नीचे वाला गद्दा सा होता है, ठीक है, वो इनपुट डिवाइस नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा डी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा कि निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रथमतः कंप्यूटर मेमोरी में लोड होता है जब एक कंप्यूटर चालू किया जाता है। तो देखिएगा मैंने कहा कि कंप्यूटर को चालू करने के लिए जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग कौन सा है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो किसी कंप्यूटर को चालू करने के लिए काम में लिया जाता है, जैसे विंडो है, यूनिक्स है, लिनक्स है। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो किसी कंप्यूटर की मेमोरी में ऑलरेडी लोड होते हैं कंप्यूटर के चालू होने के लिए, ठीक है। तो ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, निम्नलिखित में से कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं। तो याद रख लेना जो यूनिक्स और MS DOS है यानी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या है, और आपका यूनिक्स, दोनों ही कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे हमारा B और D वाला ऑप्शन है वो राइट होगा और ऐसा ऑप्शन दिख रहा है D में, ठीक है। जबकि मैं बात करूँ विंडोज़ और लाइनेक्स की, ये दोनों क्या है आपके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है यानी GUI पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और आज का अंतिम क्वेश्चन कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अगली रो में जाने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है। तो याद रख लेना जब MS वर्ड में डॉक्यूमेंट में अपन अगली रो पे यानी अगली पंक्ति पर जाते हैं, यानी जैसे पहली पंक्ति में अपन लिख रहे हैं और अगली पंक्ति में अपन को जाना है तो अपन एंटर किए इसको प्रेस करेंगे तो अपन अगली पंक्ति में चले जाएंगे। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें अपन ने बहुत ही महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन है वो कंप्यूटर के देखें। और ये दोनों प्ले लिस्ट हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो साथी 4th ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ये भी देख लेना। और आपको ये क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ऐसे साथी जो आपके 4th ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी इन क्लासों को शेयर कर देना।